हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारी जो क्लास है वो जोधपुर के राठौड़ वंश एवं उनके शासकों से संबंधित है, चल रही है। और उसका जो प्रथम पार्ट था वो अपलोड कर दिया गया है। आज हम उससे संबंधित हमारा दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस द्वितीय पार्ट में हम जोधपुर के जो अन्य शासक हैं जैसे कि रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह और जसवंत सिंह के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने राठौड़ों की उत्पत्ति के कारण और उनके मूल पुरुष और इसके अलावा विभिन्न शासक मारवाड़ के जैसे राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा, राव मालदेव, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। और हमारा जो अध्ययन का जो आधार है वो आरबीएससी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें ही रहेगी और उनके हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हम उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास को हम प्रारंभ करने से पहले थोड़ी बातें और कर लेते हैं कि हमें पढ़ने के तरीके क्या रखने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक क्लास में जिक्र किया था कि आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो उसमें जो क्लास के द्वारा या कोचिंग के द्वारा जो पैटर्न बनाया जाता है या जो सिलेबस बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़कर मत जाया करो। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़े करो और उसके बाद में आप ये जानने की कोशिश किया करो कि आपको कितना याद है, आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हो। उसी प्रकार हम एक अन्य तरीके पर भी जिक्र करते हैं कि दोस्तों, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो या फिर कोई किताब के, जैसे हमने किताबों को बांट रखा है कि आज 3 पेज इस विषय के पढ़ने हैं, 3 पेज उस विषय के पढ़ने हैं, तो इस प्रकार अगर हम बांट लेते हैं और उनको पढ़ने के बाद में बहुत अच्छे प्रकार से याद कर लेने के बाद में अगर किताब बंद करके एक बार अगर मन में उन चीज़ों को देखें कि और उन चीज़ों के प्रश्न बनाए कि हमने जो पढ़ा है उनके प्रश्न बना बना कर अगर हम स्वयं प्रश्न बनाए और स्वयं ही उनका जवाब दें और जिनसे हमें ये लगता है कि हम अगर 90 से प्लस अगर हमें जो 3 चीज़ पढ़ी है उनका अगर याद है तब तो हमें अगली किताब उठा लेनी चाहिए, अन्यथा उसी किताब को हमें वापस पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है वो यही है कि आप कम पढ़ो परंतु पढ़ो एकदम बेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो कि आपको कितना याद हुआ है और कितना याद नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप पढ़ने का तरीका अपने शुरू शुरू में आपको थोड़ा समय अवश्य अधिक लगेगा, परंतु जैसे जैसे वो आपकी आदत बनती जाएगी उसी प्रकार उसमें समय भी हमारी बचत होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहां से प्रारंभ करते हैं। और जो हमारा प्रथम शासक है वो है रावचंद्र सेन। कौन? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन जो मालदेव के पुत्र थे, मालदेव जिनकी मृत्यु 1562 में हो गई थी। मालदेव इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शासक में से एक हुए हैं जिन्हें हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है और उनके राज्य में 58 परगने भी शामिल थे और जिनसे मालदेव के शासन काल में जेता और कुंपा नामक 2 महान सेनापति हुए हैं जिनकी वीरता का गुणगान स्वयं शेरशाह सूरी ने भी की थी गिरिशमेल के युद्ध में। ठीक है, चलिए हम रावचंद्र सेन के बारे में बात करते हैं। रावचंद्र सेन कौन था?
राव चंद्रसेन मालदेव का पुत्र था और ये मालदेव के दो अन्य पुत्रों जो ज्येष्ठ थे उनके बाद में तीसरे नंबर पर था चंद्रसेन। और मालदेव ने अपने दोनों पुत्रों को, जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनको छोड़ के चंद्रसेन को मारवाड़ का अग्रिम शासक घोषित किया था। तो ये संभावित ही थी कि अब गृह युद्ध भी छिड़ेगा। तो माल चंद्रसेन के लिए सबसे बड़ी जो प्रथम समस्या थी वो थी कि इन गृह विद्रोह को समाप्त करना जो उदय सिंह और राम के द्वारा किया गया था। चलिए अब लाइन टू लाइन अध्ययन करते हैं। राव चंद्रसेन, सबसे पहले बेसिकली जो बातें हैं कि उनका कार्यकाल, उनके माता पिता और उनके जन्म के बारे में। राव चंद्रसेन जिनका जन्म हुआ था 1562 से लेकर के 1581 तक। कब? 1562 से लेकर के 81 तक इनका शासनकाल रहा था। इनका जन्म हुआ था 1541 में। कब? 1541 में राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था। चंद्रसेन के जो माता पिता थे, पिता का नाम मालदेव और माता का नाम था स्वरूपदेव। चंद्रसेन जैसे ही में मारवाड़ का शासक बना तो उनके भाई, जैसे मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध होंगे एक शासक उदय सिंह, वो चंद्रसेन के भाई थे। और राम ने विद्रोह कर दिया और चंद्रसेन ने उनके विद्रोह का दमन किया। तो उदय सिंह और राम अकबर की शरण में चले गए थे। और उसके बाद में शाह कुली, हुसैन शाह कुली के नेतृत्व में सेना भेजी और इस प्रकार अकबर की सेना ने जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अकबर ने नागौर में दरबार भी लगाया था और उस दरबार में चंद्रसेन भी मौजूद था। परंतु अकबर का ध्यान उदय सिंह और राम के प्रति ज्यादा देखते हुए वह चंद्रसेन वहां से दरबार छोड़ के चला गया था। और उसके बाद में 1572 में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। और चंद्रसेन वहां से सोजत से सिवाना और सिवाना से पिपलोद और कानौज और अंत में सारण की पहाड़ियों में चला गया था, जहां पर 11 जनवरी 1581 की उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अब अध्ययन करते हैं। 1562 से 1581 इनका शासनकाल रहा है। चंद्रसेन मालदेव और स्वरूपदेव का पुत्र था, जिनका जन्म 1541 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चंद्रसेन से भी ज्येष्ठ दो मालदेव के दो अन्य पुत्र भी थे। एक का नाम राम था, दूसरे का नाम उदय सिंह भी था। मालदेव के शासनकाल में चंद्रसेन के पास बिसलपुर और सिवाना की जागीरें थी। मालदेव के शासनकाल में चंद्रसेन के पास कौन कौन सी जागीर थी? बिसलपुर की और दूसरी सिवाना की जागीरें थी। मालदेव ने जैसे ही चंद्रसेन को शासक बनाया तो मालदेव के दो ज्येष्ठ पुत्रों ने विद्रोह कर दिया। जैसे मालदेव के भाई राम ने सोजत में, रायमल ने दुनाड़ा प्रांत में और उदय सिंह ने गांगड़ी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया था। यह रायमल चंद्रसेन से भी छोटा था और भाई राम सिंह और उदय सिंह ने रायमल को अपनी ओर मिला लिया था। और इस प्रकार इन तीनों भाइयों ने मिलकर चंद्रसेन के शासनकाल में आंतरिक विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और किस प्रकार राव चंद्रसेन ने इन विद्रोह का दमन किया था, चलिए हम पढ़ते हैं। जब चंद्रसेन ने इनका विद्रोह को समाप्त करने का प्रयास किया था, तब राम और रायमल ने तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और वो चंद्रसेन के दिए हुए इलाके जैसे सोजत और दुनाड़ा प्रांत पर जागीरें लेकर शासन करने लगे। परंतु उदय सिंह ने लगातार विद्रोह का रास्ता अपनाए रखा और इस प्रकार उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य दो युद्ध भी हुए थे। पहला युद्ध चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में लोहावट में हुआ था। कहाँ हुआ था? लोहाट में। और जिसमें उदय सिंह की क्या हुई थी? हार हुई थी। उदय सिंह को परास्त किया गया था चंद्रसेन के द्वारा। द्वितीय युद्ध 1563 में हुआ उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य नाडोल में। कहाँ पर? नाडोल में। नाडोल है, ये भी राठौड़ वंश की एक शाखा है
जहां का संस्थापक है लक्ष्मण सिंह। कौन है? नाडोल का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। नाडोल में उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य पुनः युद्ध हुआ, जिसमें भी उदय सिंह को पराजित होना पड़ा। और तब पराजित होकर के उदय सिंह अपने भाइयों राम के साथ और अयमल के साथ अकबर की शरण में चला गया था। (1564) में राम अकबर की शरण में चला गया था। तब शाही सेना ने 1564 में हुसैन कुली खां किसके नेतृत्व में? अकबर ने 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार अकबरी सेनाओं के द्वारा यानी कि मुगल सेनाओं के द्वारा जोधपुर पर कब अधिकार कर लिया गया था? 1564 में। और किसके नेतृत्व में भेजी गई सेना ने किया था? तो उसका उत्तर रहेगा हमारा हुसैन कुली खान। चंद्रसेन ने जोधपुर का किला छोड़कर कहां चला गया था? भादराजुन चले गए थे। 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था, क्योंकि वे अजमेर में जियारत के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने नागौर में अपना दरबार लगाया था और नागौर में ही उन्होंने शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था, जो अकाल राहत कार्य से संबंधित था। इसी दरबार में बीकानेर का शासक राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ तथा जैसलमेर का शासक रावल हर्राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल का एक अन्य पुत्र भी था जिसका नाम था पृथ्वीराज, और जिनका जिक्र हम यहां पर नहीं करके बीकानेर के जो राठौड़ वंश है वहां पर करेंगे। ठीक है। नागौर दरबार के दौरान बीकानेर के शासक राव कल्याणमल और जैसलमेर के रावल हर्राय ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद में अकबर ने 1572 में अक्टूबर 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। 1572 में जोधपुर का अधिकारी अकबर के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तब हमारा राइट आंसर रहेगा बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को। जैसे ही चंद्रसेन भादराजुन पहुंचा तो मुगल सेना ने भादराजुन पर आक्रमण कर दिया और चंद्रसेन फरवरी 1571 में वहां से सिवाना चला गया था। सिवाना जो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी भी माना जाता है। 1573 में अकबर ने शाह कुली, जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया और राय सिंह को सिवाना चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1573 में अकबर ने शाह कुली, जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया और राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ सिवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा और इस सेना ने सबसे पहले सोजत पर आक्रमण कर वहां पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय सोजत का जो शासक था, किलेदार था, वो चंद्रसेन का भतीजा कल्ला राठौड़ था, जिसे पराजित करके मुगल सेना ने सोजत पर अपना अधिकार कर लिया और वहां से वो सिवाना की ओर आगे बढ़े। अब इस चीज को आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके ध्यान में रख लेना कि चंद्रसेन के जो साथी थे उनका नाम क्या है? रावल सुखराज, सुजा और देवीदास। चंद्रसेन के साथी कौन है? सुखराज, सुजा और देवीदास। ठीक है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट करके ध्यान में रख लेना। और कुछ देखते हैं हम दोस्तों कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं जिसमें कथन निष्कर्ष दिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इतिहास में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं अभी एक प्रश्न का जिक्र करता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1, 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार के दौरान शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था, प्रथम ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इस दरबार में जोधपुर के तत्कालीन शासक चंद्रसेन अपने भाइयों उदय सिंह और राम सिंह के साथ अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। 3 नंबर ऑप्शन, इस दौरान बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के शासक हर्राय भाटी ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और निम्नलिखित में से सभी सत्य है। तब हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 नंबर।
क्योंकि चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उदय सिंह और राम जो उनके भाई थे उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। इसलिए ये जो नोट्स बनाए गए हैं उसमें सभी बातों को थोड़ा विस्तार से बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, ताकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछें आसान से आसान और कठिन से कठिन आप उनका हल कर सके। जैसे ही सोजत पर आक्रमण कर अधिकार करने के बाद वे सिवाना पहुंचे। सिवाना का भार चंद्रसेन ने पत्ता राठौड़ को सौंपकर स्वयं पिपलो तथा कानौज के दुर्गम पहाड़ियों में चला गया था और वहां से छापामार पद्धति शुरू की थी। छापामार पद्धति को समझते हो, जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना, आप जैसे अभी कांतारा 2 मूवी आई है उसमें आपने देखा होगा कि वो किस प्रकार अलग अलग पक्षियों की आवाज के माध्यम से एक दूसरे को संकेत देते हैं और पेड़ों पर खुद छुपे होते हैं। जैसे ही शत्रु कोई आता है तो उन पर आक्रमण इतनी तीव्र गति से करते हैं कि साथ वाली सेना को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ और किसने किया था। वो होती है एक प्रकार से छापामार पद्धति। इतिहास में से बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्होंने छापामार पद्धति को अपनाया था। महाराणा प्रताप ने भी अपनाया था, महाराणा कुंभा ने भी अपनाया था। सिवाना का भार पत्ता राठौड़ को सौंपकर स्वयं पिपलोद और कनौज की दुर्गम पहाड़ियों में चले गए थे। राव चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने हेतु अकबर ने 1575 में एक और सेना जलाल खान के नेतृत्व में भेजी, परंतु इस बार जलाल खान को मारा गया था। चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने हेतु 1575 में अकबर ने जलाल खान के नेतृत्व में सेना भेजी और जिसमें जलाल खान भी इस दौरान मारा गया था। अकबर ने पुनः शाहबाज खान के नेतृत्व में सेना भेजी थी 1575 में। यह वही शाहबाज खान है जिसने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था, 1578 और 79 में। शाहबाज खान ने अकबर के आदेश के अनुसार 1575 में सिवाना पर अधिकार कर लिया और सिवाना, जिसे मारवाड़ के राठौड़ वंश की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। इस प्रकार शाहबाज खान ने 1575 में सिवाना पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं अक्टूबर 1575 में, जब जैसलमेर के तत्कालीन शासक हर्राय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया और उस समय पोखरण पर जो किलेदार था वो चंद्रसेन की तरफ से आनंद राम पांचोली था और उसके बाद में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था चंद्रसेन और हर्राय के बीच में कि आप हर्राय मुझे 1 लाख फदिये दे दो, मैं आपको पोखरण की बागडोर है वो आपके हाथों में छोड़ दूंगा। और संधि की शर्त यह भी थी कि जैसे ही चंद्रसेन मारवाड़ का शासक दोबारा बनेगा और 1 लाख फदिये लेकर के पोखरण को वापिस अपने शासन राज्य में शामिल कर लेगा। ठीक है। अक्टूबर 1575 में जैसलमेर के हर्राय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया था। इस समय पोखरण का जो किलेदार था वो चंद्रसेन की तरफ से आनंद राय पंचोली था। इसके बाद में हर्राय और चंद्रसेन के मध्य एक समझौता हुआ था और इस समझौते में यह बात रखी गई थी कि चंद्रसेन 1 लाख फदिये के बदले पोखरण को हर्राय को सौंप देगा और जैसे ही चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति या शासन की स्थिति ठीक होगी वो वापिस 1 लाख फदिये देकर के पोखरण को भाटियों से वापिस प्राप्त कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और इस प्रकार जनवरी 1576 में पोखरण पर भाटियों का शासन हो गया था जो अब तक मारवाड़ के राठौड़ के हाथों में था। इसके बाद में चंद्रसेन ने सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में इधर उधर घूमते रहे और 1579 में चंद्रसेन ने मुगल थाने सरवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। 1579 में चंद्रसेन ने मुगल थाने सरवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया और इस पर 1580 में अकबर ने मोहम्मद खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसमें चंद्रसेन को असफलता मिली और वापस वह जंगलों की ओर चले गए थे। 1580 में अकबर ने शायद लास्ट अभियान था चंद्रसेन के खिलाफ
और महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान 1584 में था अकबर के द्वारा। इसके बाद में चंद्रसेन ने 7 जुलाई 1580 को सोजत पर अपना आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया और इसके बाद चंद्रसेन ने सारण के पहाड़ों को अपनी निवास स्थान बनाया और वहीं पर 11 जनवरी 1581 को उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? सारण की पहाड़ियों में। कहाँ पर? सारण की पहाड़ियों में 11 जनवरी 1581 में 40 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष की उम्र में? 40 वर्ष की उम्र में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। और इस प्रकार चंद्रसेन भी महाराणा प्रताप की भांति अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और जीवन पर्यंत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते रहे और राजमहल को त्याग कर दिया था। ये राजपूत शासकों में ये पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और इसी कारण इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन की हत्या एक सामंत वीरसेन ने भोजन पर बुलाकर उन्हें जहर देकर मार डाला था। जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसके अनुसार चंद्रसेन की मृत्यु जहर देने से हुई थी जो उनके सामंत वीरसेन ने दिया था। राव चंद्रसेन अकबर कालीन राजस्थान का वो प्रथम शासक रहा है जो स्वतंत्र प्रकृति वाला था। चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी तथा मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रसेन के लिए एक शब्दावली का और प्रयोग भी किया जाता है, इसे मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। इस प्रकार यह था हमारा चंद्रसेन के बारे में विस्तार से अध्ययन। चंद्रसेन जिसे मारवाड़ में भूला बिसरा शासक कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है और यह राजपूत शासकों में वो प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। राजस्थान में से 2 शासक हुए हैं राजपूतों में, एक तो महाराणा प्रताप थे और दूसरे चंद्रसेन थे जिन्होंने अपने भोग विलास की जिंदगी को छोड़ के स्वतंत्रता की कड़ी को थामा था। चलिए नेक्स्ट शासन पर चर्चा करते हैं हम। और अगला हमारा शासक है मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा उदय सिंह वही है चंद्रसेन का भाई और मालदेव का पुत्र। जैसे ही चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी तो 1581 से लेकर के 83 तक 2 सालों तक मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया गया था, अर्थात उस पर सीधा मुगल सत्ता का अधिकार था। मारवाड़ को 2 बार, आप इसे थोड़ा ध्यान में रखना कि मारवाड़ को 2 बार खालसा घोषित किया गया था। एक बार चंद्रसेन की मृत्यु पर, दूसरा महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर मारवाड़ को खालसा घोषित किया गया था। और जैसे जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती थी, इसलिए उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब औरंगजेब ने इसे क्या किया था? खालसा घोषित कर दिया था। चलिए अब अध्ययन करते हैं उदय सिंह के बारे में। इनका जो कार्यकाल है वो 1583 से लेकर के 1595 तक यानी कि 12 वर्ष का रहा है। 1581 से 83 तक मारवाड़ खालसा यानी कि मुगलों के अधीन रहा था। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया तथा मोटा राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। इस पर उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई 1587 में उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, दूसरा उनका नाम इतिहास में जगत गुसाई भी मिलता है, उनका विवाह किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ कर दिया था। और खुर्रम जो इतिहास में शाहजहां के नाम से मुगल शासक बना था जहांगीर के बाद में, वो इसी जहांगीर की पत्नी यानी कि जोधाबाई का पुत्र था।
मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी उदय सिंह को, और इसी विवाह के उपलक्ष्य में अकबर ने उदय सिंह को 1000 का मनसबदार भी बनाया था। ठीक है, यह था मोटा राजा उदय सिंह, जो चंद्रसेन का भाई और मालदेव का पुत्र था, जो 1583 से 1595 तक शासन काल में रहा था अकबर की अधीनता में। और इन्हें अकबर ने मोटा राजा की उपाधि भी दी थी। और उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया था, और जिनका पुत्र था खुर्रम उर्फ शाहजहां। चलिए हम नेक्स्ट पर्सन पर शासक पर चलते हैं। अब बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 1638 से लेकर के 1678 तक माना जाता है। जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक गज सिंह के पुत्र थे, और ये इनके जो समकालीन मुगल शासक था शाहजहां भी था, और उनके बाद में औरंगजेब बना था। जसवंत सिंह के दरबार में ही मोहनोत नैणसी दरबारी कवि थे, और इसके अलावा जसवंत सिंह के जो पुत्र था वो था अजीत सिंह, जो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक बना था। और जसवंत सिंह का एक भाई था अमर सिंह राठौड़, जो कि गज सिंह का द्वितीय पुत्र था। जैसे ही गज सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर जसवंत सिंह को शासक बना, तो अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर के वहां से चले गए थे और नागौर पर अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, चलिए हम अध्ययन करते हैं लाइन टू लाइन। जसवंत सिंह जिनका कार्यकाल 1638 से 1678 तक माना जाता है। 1638 से 1678 तक जसवंत सिंह का कार्यकाल माना जाता है। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1626 में बुरहानपुर में। पिता गज सिंह की मृत्यु के समय ये अपने विवाह के लिए बूंदी गए हुए थे, और जैसे ही शाहजहां को जसवंत सिंह की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने जसवंत सिंह को आगरा पहुंचने का निमंत्रण भेजा, और जसवंत सिंह के वहां पहुंचने पर उनका शाही तौर पर टीका किया गया और खिल्लत और जड़ाऊ देकर के उन्हें सम्मानित भी किया गया था। इस समय जसवंत सिंह की जो आयु थी वो 12 वर्ष की थी। इसी के साथ शाहजहां ने जसवंत सिंह को राजा का खिताब भी दिया था, और 4000 का जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया था। जसवंत सिंह को राजा का खिताब किसके द्वारा दिया गया था? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दिया गया था, और उन्हें 4000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान दिया गया था। जसवंत सिंह उस समय 11 वर्ष की आयु थी, तो बादशाह शाहजहां ने अशोक ठाकुर, किसे? अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर के राज्य का मंत्री नियुक्त किया था। इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट करके ध्यान में रख लेना, क्योंकि जब जसवंत सिंह अल्प आयु की था तो शाहजहां ने किसे उनकी सहायता हेतु नियुक्त किया था? तो अशोक के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया था। अब चलिए आगे चलते हैं। 1645 में इन्हें आगरा का प्रबंधन सौंपा गया था, और 1648 में इन्हें कंधार अभियान पर भी भेजा गया था महाराणा जसवंत सिंह को। 1645 में इन्हें आगरा का प्रबंधन तथा 1648 में इन्हें कंधार अभियान पर भी भेजा गया था महाराजा जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह के कार्यकाल के दौरान ही मुगल शासकों में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, और इस उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिखों का साथ दिया था। उत्तराधिकारी युद्ध जो 1657-58 में हुए थे, इसमें औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत युद्ध में दारा का साथ दिया था, जिसमें दारा की पराजय हुई थी। किसकी? दारा की पराजय हुई थी, और दारा की ओर सेना में युद्ध करने वाले जसवंत सिंह भी थे। तो जैसे ही युद्ध में पराजित होने के बाद में जसवंत सिंह अपने राज महल में पहुंचे,
तो उनकी जो उदयपुर की रानी थी उन्होंने क्या किया, किले के द्वार बंद कर दिए और अपनी दासी से कहलवा दिया कि राजपूत या तो युद्ध में विजित होकर आते हैं या वीर गति को। इसके बाद में जसवंत सिंह की माता के हस्तक्षेप से समझो बातचीत करके किले के द्वार खुलवाए गए थे। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर, धर्मथ के युद्ध के बाद में जोधपुर पहुंचने पर उनकी जो उदयपुर रानी थी उन्होंने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहा था कि राजपूत या तो युद्ध में विजय लौटते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य मनमुटाव हो गया था, जो जयपुर के शासक जय सिंह की मध्यस्थता से कम हुआ था। यह जय सिंह कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह है, यानी कि जय सिंह प्रथम। उनकी मध्यस्थता से जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य में जो मनमुटाव था वो समाप्त हो गया था। और इसी समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? महाराणा राज सिंह। 1659 में, कब? 1659 में जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 1662 में जसवंत सिंह को मराठा के विरुद्ध शाइस्ता खान की सेना की सहायता हेतु दक्षिण में भी भेजा गया था। कब? 1662 में। 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया था और 28 नवंबर 1678 को जमरूद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कई बार एग्जामिनर इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे सन दे दिए और उनके आगे उनका विवरण भी दे दिया कि इस समय ये घटना हुई है, और या तो उन्हें मिलान करो, या इस प्रकार दे सकते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध लिखिए। जैसे 1645 में जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंधन, 1648 में कंधार अभियान, 1659 में गुजरात का सूबेदार, 1662 में उन्हें शाइस्ता खान के विरुद्ध मराठा भेजा गया और 1673 में उन्हें काबुल भी भेजा गया था। जसवंत सिंह के दरबार में सूरत मिश्र, नरहरि दास और बनारसी दास भी प्रमुख विद्वान थे। जो शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि नरहरि दास और बनारसी दास ये दोनों भाई थे, वो किनके दरबार में नियुक्त थे? तो महाराजा जसवंत सिंह के। इसके अलावा मोहनोत नैणसी, ख्यात के रचयिता मोहनोत नैणसी भी जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, और इसी नैणसी ने मारवाड़ राजा प्रगनारी विगत नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। नागौर का शासक अमर सिंह था, जो जसवंत सिंह का भाई अर्थात गज सिंह का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने जोधपुर के जो मालदेव के बाद में जो शासक हुए हैं, जैसे चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और जसवंत सिंह के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, और जसवंत सिंह के बारे में एक बार वापस हम थोड़ी रिपीट कर लेते हैं। जसवंत सिंह जिनका कार्यकाल रहा 1638 से लेकर के 1678 तक। जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। ठीक है। जैसे ही इनके पिता गज सिंह की मृत्यु हुई, तब शाहजहां ने इन्हें आगरा बुलाया और वहीं पर उनका राज्याभिषेक किया गया था, और इन्हें राजा का खिताब भी दिया गया था। और जब जसवंत सिंह की अल्पायु होने के कारण शाहजहां ने शासनकाल में सहायता हेतु अशोक के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को भी नियुक्त किया था। इसके अलावा 1645 में इन्होंने आगरा अभियान, 1648 में इन्होंने कंधार अभियान, 1657 और 58 के धर्मथ के युद्ध में दारा सिकोह का साथ दिया था, और इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी, और जिसके बाद औरंगजेब और
जसवंत सिंह के मध्य संबंध थे उनमें मनमुटाव आ गया था। इसके बाद में 1659 में उन्हें गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1662 में इन्हें जसवंत सिंह को मराठा के विरुद्ध शाइस्ता खान की सहायता हेतु भी भेजा गया था और 1673 में जसवंत सिंह का काबुल भेजा गया था और नवंबर 1678 को जमरूद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे एक चीज़ आपको बताता हूँ कि कोई भी सन एक दूसरे से संबंधित हो तो आप उसे एक दूसरे से जोड़ देना चाहिए। जैसे इसके बारे में बात करते हैं, 1659 के बीच में क्या हुआ था? 1659 में क्या हुआ था? गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया था किसे? जसवंत सिंह को। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें 1657, 58, 59 में जो मुगल शासक थे उनके बीच में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था और 1559 में क्या हुआ था? उदय सिंह के द्वारा उदयपुर बसाया गया था और 1459 में क्या हुआ था? जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी। आप इस प्रकार भी इन प्रश्नों को या इन फैक्ट को याद रख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम दुर्गादास राठौड़ के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने मारवाड़ के शासनकाल को बचाया मुगल सत्ता से और उन्हें मारवाड़ के राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको इन वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप ज्वाइन करके उसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की जो PDF है वो भी वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है हमारे शिक्षक साथी के द्वारा। और दोस्तों ये जो हमारी क्लास है आपको पता है कि वो RPSC और NCERT पर आधारित है, तो आप बड़े विस्तार से और बड़े आराम से इन चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपको जो 6ठी से 12वीं की किताबों के जो झंझट था आपको उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार इनकी क्लास लगा लेना और उसके बाद में उनकी PDF भी निकलवा लेना और साथ साथ उनको पढ़ते रहना, क्योंकि एक बार क्लास लगाओगे तो उनके शब्द आपके कानों में पड़ेंगे, थोड़े दिमाग में रहेंगे, थोड़े आंखों के सामने रहेंगे, तो आपको वो PDF पढ़ने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी और जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्लास पर हम मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी नई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, और ये क्लासें परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत उपयोगी हैं। परीक्षा का समय है, अभी रीट की होने वाला है, उसके बाद में 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की भी भर्ती है, उनके भी एग्ज़ाम होने हैं, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि के बहुत उपयोगी और कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।